नमस्कार। IFMIS के इस प्रशिक्षण सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जिस मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे वो IFMIS के अंतर्गत HRMIS से संबंधित है। आज हम जैसे हमारे प्रीवियस जो वीडियोस थे उनमें हम लोगों ने बात करी थी ESS और सर्विस मैटर मॉड्यूल के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं HRMIS के अंतर्गत तीसरा महत्वपूर्ण मॉड्यूल जो कि पेरोल से संबंधित है। पेरोल मॉड्यूल की अगर हम बात करें तो जो एक्टिविटीज़ मेनली पेरोल में करी जाती हैं उनको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है आपका सैलरी जनरेशन से संबंधित, दूसरा है जो हमारे कर्मचारी हैं उनके एरियर्स से संबंधित, और तीसरा हिस्सा है इन दोनों से संबंधित विशिष्ट प्रकार की रिपोर्ट्स। तो इस मॉड्यूल में हम लोगों का आज उद्देश्य होगा ये समझने का कि उस पेरोल को किस प्रकार से मैनेज किया जाता है, पेरोल मॉड्यूल के अंतर्गत सुविधाएं कौन कौन सी हैं और उन सुविधाओं का उपयोग करते समय हमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण सावधानियों को ध्यान में रखना है। तो आइए अब हम समझते हैं पेरोल मॉड्यूल को विस्तार से। इस पाठ्यक्रम में 4 मॉड्यूल होंगे जो पेरोल की संरचना, प्रोसेसिंग, अलाउंसेस, डिडक्शंस और लाइफ टाइम एरियर की प्रक्रियाओं को कवर करेंगे। मॉड्यूल 1, पेरोल मॉड्यूल का परिचय और संरचना। इस मॉड्यूल में हम पेरोल मॉड्यूल की संरचना और कार्यप्रणाली के बारे में जानेंगे ताकि आपको पेरोल के हर पहलू को समझने में मदद मिल सके। मॉड्यूल 2, पेरोल एडमिन और एरियर प्रोसेसिंग। इस मॉड्यूल में हम पेरोल एडमिन और एरियर प्रोसेसिंग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे जिससे आप पेरोल की एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रियाओं को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। मॉड्यूल 3, अलाउंस और डिडक्शंस तथा पेरोल प्रोसेसिंग। यहां हम अलाउंस और डिडक्शंस की प्रक्रिया पर ध्यान देंगे और समझेंगे कि पेरोल प्रोसेसिंग में इनका क्या महत्व है। मॉड्यूल 4, पेरोल में लाइफ टाइम एरियर प्रक्रिया। इस मॉड्यूल में हम लाइफ टाइम एरियर की प्रक्रिया को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि पेरोल प्रोसेसिंग में इसका क्या रोल है। चलिए बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। आज हम लोग जिस मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे वो IFMIS के अंतर्गत HRMIS से संबंधित है। आज हम जैसे हमारे प्रीवियस जो वीडियोस थे उनमें हम लोगों ने बात करी थी ESS और सर्विस मैटर मॉड्यूल के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं HRMIS के अंतर्गत तीसरा महत्वपूर्ण मॉड्यूल जो कि पेरोल से संबंधित है। पेरोल मॉड्यूल की अगर हम बात करें तो जो एक्टिविटीज़ मेनली पेरोल में करी जाती हैं उनको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है आपका सैलरी जनरेशन से संबंधित, दूसरा है जो हमारे कर्मचारी हैं उनके एरियर्स से संबंधित, और तीसरा हिस्सा है इन दोनों से संबंधित विशिष्ट प्रकार की रिपोर्ट्स। अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके जो आहरण एवं संवितरण अधिकारी होंगे उनके लॉगिन पे हमने जो पेरोल मॉड्यूल है उसको मैप किया हुआ है। यदि हम इससे संबंधित रोल की बात करें तो आपके कार्यालय में जिस भी अधिकारी के पास में पेरोल एडमिन का रोल होगा, ध्यान रखें इस चीज़ का कि पेरोल एडमिन का रोल हमने सामान्य तौर पे हम DDO एडमिन से मैप करके रखते हैं, परंतु अगर आप किसी अन्य व्यक्ति को भी पेरोल एडमिन का रोल अपने DDO के माध्यम से प्रदान करते हैं तो पेरोल मॉड्यूल उसके पास में खुलने लगता है। आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे ये हमारे संचालनालय के जो आहरण संवितरण अधिकारी हैं उनके लॉगिन पे HRMIS के अंतर्गत आपको पेरोल मॉड्यूल दिखाई देगा। जब हम इस पेरोल मॉड्यूल पर क्लिक करते हैं तो आपको पेरोल से संबंधित विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं दिखाई देती हैं। पेरोल मॉड्यूल में आप देखेंगे, पेरोल मॉड्यूल में हमको 3 प्रकार के कंपोनेंट दिखाई देंगे। पहला है आपका पेरोल एडमिन, दूसरा सेक्शन है पेरोल ट्रांजैक्शंस का, और तीसरा सेक्शन है पेरोल से संबंधित रिपोर्ट्स का। आज की वीडियो में हम लोग विस्तार से समझेंगे कि हमारे पेरोल मॉड्यूल में अलग अलग प्रक्रियाओं के क्या महत्व हैं। पेरोल मॉड्यूल के अंतर्गत जो पहली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, पहला महत्वपूर्ण सेक्शन यदि हम कहें तो वो पेरोल ट्रांजैक्शन से संबंधित है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, पेरोल ट्रांजैक्शंस के अंतर्गत 6 महत्वपूर्ण प्रकार की प्रक्रियाएं आप लोगों को दिखाई देती हैं। इनमें पहली प्रक्रिया है अलाउंसेस एंड डिडक्शन प्रोसेसेस की। आपके DDO के अंतर्गत या आपके कार्यालय के अंतर्गत जितने भी प्रकार के रेगुलर या नॉन रेगुलर श्रेणी के कर्मचारी कार्यरत हैं उन सभी का मूल वेतन क्या है, यदि उनको महंगाई भत्ता दिया जा रहा है तो वो कितना दिया जा रहा है, इसके अतिरिक्त उनको अन्य जो भी भत्ते दिए जा रहे हैं उनका विवरण, उनके जो अनिवार्य कटौती हैं उनका विवरण, और अगर कोई विशिष्ट प्रकार की रिकवरी या कोई और डिडक्शन उनका किया जा रहा है तो ये सारी चीज़ों को हम अलाउंसेस एंड डिडक्शंस में मैनेज करते हैं।
यहाँ समझने की बात यह है कि अलाउंस एंड डिडक्शन का जो हमारा सेक्शन है वो हमारे रेगुलर और नॉन रेगुलर दोनों श्रेणी के कर्मचारियों के लिए कार्य करता है। दूसरी प्रक्रिया है पेरोल प्रोसेसिंग से संबंधित। पेरोल प्रोसेसिंग से जाके हम विभिन्न प्रकार के बिल, जैसे आपके सैलरी के बिल है या एरियर के बिल हैं, वो जनरेट करते हैं। तीसरा कंपोनेंट है स्टॉप सैलरी डिटेल्स का। कभी कभी क्या होता है, कार्यालयों में किसी शासकीय सेवक की या किसी नॉन रेगुलर कर्मचारी की भी अगर हम बात करें तो उनकी सैलरी रोकने की आवश्यकता पड़ जाती है। इसके प्रशासनिक कारण भी हो सकते हैं, हो सकता है वो व्यक्ति अनुपस्थित रहा हो या कोई और कारण हो, या उस अवधि में उसको आपको वेतन नहीं देना हो, तो इन सब के लिए हम स्टॉप सैलरी डिटेल्स का यूज करते हैं। चौथे नंबर पे आप देख सकते हैं, आपको एम्प्लॉय ओल्ड सैलरी का एक ऑप्शन दिखाई देगा। एम्प्लॉय ओल्ड सैलरी के इस विकल्प का जो उपयोग है वो जनवरी 2006 से लेकर अप्रैल 2017 तक के वेतन को निकालने के लिए किया जाता है। इसका कारण ये है कि 1 मई 2017 से हमने पेरोल मॉड्यूल को लाइव किया था, तो इससे पहले का अगर कोई आपको वेतन का भुगतान करना है तो उसके लिए आप इस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। 5वें नंबर पे एक अन्य महत्वपूर्ण प्रक्रिया है लाइफ टाइम एरियर से संबंधित। लाइफ टाइम एरियर का देखिए अर्थ ये होता है कि एक शासकीय सेवक के सेवा काल का कोई भी ऐसा स्वत्व जिसको प्राप्त करने के लिए अब वो व्यक्ति जीवित नहीं है, तो उसको हम लाइफ टाइम एरियर की श्रेणी में रखते हैं। इसमें कोई भी पुराना एरियर हो सकता है, किसी मंथ की बची हुई सैलरी हो सकती है। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए एक कोई महीना है आपका, जनवरी माह चल रहा है और उसमें 15-16 तारीख को कर्मचारी की डेथ हो जाती है। अब चूंकि कर्मचारी की डेथ हो चुकी है तो आप जो भी, जैसे 16 तारीख उसकी डेट ऑफ डिमाइस है, तो आपको 16 तारीख तक का वेतन उसे भुगतान करना होगा। लेकिन चूंकि कर्मचारी की मृत्यु हो चुकी है तो अब ये वेतन जो है उसके नॉमिनी के खाते में जाएगा। तो ऐसे नॉमिनेशन को हम लाइफ टाइम एरियर का नॉमिनेशन कहते हैं और इस प्रक्रिया के माध्यम से उसका भुगतान किया जाता है। 6वें नंबर पे आप देखेंगे ट्रैक एम्प्लॉय जनरेट रिक्वेस्ट। जो बिल हम पेरोल प्रोसेसिंग के माध्यम से सबमिट करते हैं उन सारे के सारे हमारे बिल्स की आपको अगर ट्रैकिंग करनी हो तो आप ट्रैक एम्प्लॉय जनरेट रिक्वेस्ट का जो प्रोसेस है इसका उपयोग कर सकते हैं। आप अब हम जो है हमारी जो स्क्रीन से हमारी जो प्रोसेसेस हैं उन प्रोसेसेस को एक के बाद एक विस्तार में समझेंगे। पहली हमारी जो प्रोसेस है वो अलाउंसेस एंड डिडक्शन स्क्रीन से संबंधित है। मैंने आपको जैसा पहले बताया कि इसमें आपके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। एक पार्ट आपका हो गया जो भुगतान आप करना चाहते हैं उनका। इसमें आपका मूल वेतन हो सकता है, डीए हो सकता है, एचआरए आप पे करते हैं वो हो सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता अगर उस शासकीय सेवक को दिया जाना है तो उसकी आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। इसमें हमने कंपोनेंट वाइज कैपिंग लगाई हुई है। इसमें ये भी है कि देखिए फील्ड्स एडिटेबल अवश्य हैं, लेकिन इसका एडिटेबल होने का अर्थ ये नहीं है कि आप इसमें कोई भी चीज़ एंट्री कर दें। तो हमारे आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को विशेष तौर पे इस स्क्रीन पे जब भी किसी शासकीय सेवक का अलाउंस आप परिवर्तित करें तो हमारा उनसे रिक्वेस्ट ये होता है कि आप एक बार इसे वेरीफाई कर लीजिए कि जो प्रविष्टि इसमें की गई है वो नियमानुसार है या नहीं। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा डिडक्शंस का सेक्शन होता है। इसमें जो शासकीय सेवक के नियमानुसार डिडक्शन किए जाने हैं वो सारे डिडक्शंस का ब्यौरा होता है। कुछ डिडक्शंस ऐसे हैं हमारे जो नियमानुसार चलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं एमपी स्टेट एनपीएस श्रेणी के शासकीय सेवक की बात करूं तो उसके मूल वेतन का 10% कटौतरा होना ही है, तो इसकी जानकारी आपको यहाँ से लग जाएगी। यदि इसमें कोई विसंगति होती है तो इस विसंगति के लिए आप जो है सिस्टम में अपनी जैसे मान लीजिए जिस भी प्रकार के कटौतरे में आपको लगता है कि इसमें कोई गड़बड़ है तो उससे संबंधित आप जानकारी यहाँ से देख के और हमारे यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। सर्विस डेस्क पे आप चाहें तो कंप्लेंट भी लॉग कर सकते हैं। इसके अलावा पेरोल मॉड्यूल के कुछ विशिष्ट फीचर्स हैं, इनको हमने इस स्लाइड में कवर किया हुआ है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको अलाउंस डिडक्शन के बारे में तो बता ही दिया है। इसमें आपको दिखाई क्या देगा, जो आपका बेसिक और ग्रेड पे, यदि शासकीय सेवक, हालांकि आजकल ऐसे शासकीय सेवक बहुत कम बचे हैं जो छठे वेतनमान में है, परंतु अगर ऐसा कोई होता है तो ग्रेड पे का अलग से कॉलम यहाँ पे दिया गया है। अदरवाइज 7th पे में सभी का मूल वेतन वो आपको यहाँ पे प्रदर्शित होगा। आपका जो डीए है वो सिस्टम कैलकुलेटेड होगा, उसमें आप एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। सिस्टम में जो भी हमारे राज्य शासन के नियम है उनके अनुसार हम डीए अपडेट करते रहते हैं। इसके अलावा हमने लिखा हुआ है ऑल अदर अलाउंसेस विल बी एडिटेबल। यहाँ मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूँ कि एडिटेबल का अर्थ ये नहीं है कि यहाँ पे आप मनमाने ढंग से एंट्रीज करेंगे। हमने भत्तों के हिसाब से कैपिंग लगाई हुई है। जैसे एचआरए में हमारी जो रूल्स हैं उसके हिसाब से अधिकतम कितना एचआरए होगा उसकी कैपिंग हमने लगाई हुई है। आप उससे ज़्यादा एचआरए की एंट्री नहीं कर पाएंगे। फिर डिडक्शंस के पार्ट हैं। डिडक्शंस में आपको जिस भी प्रकार का डिडक्शन करना हो उसकी एंट्री आप कर सकते हैं। हर बार आपको ये अवश्य ध्यान रखना होगा कि किसी भी प्रकार का, चाहे आप भत्ता ऐड करें चाहे आप जो है डिडक्शन ऐड करें, तो कृपया करके
यहाँ पे नीचे सेव अवश्य करें, आपका कमेंट उसमें एज डीडीओ रिक्वायर्ड होगा और उसके बाद आपको उसे सेव करना पड़ेगा अलाउंसेज एंड डिडक्शंस की स्क्रीन में, तब जाके वो उस शासकीय सेवक अथवा नॉन रेगुलर कर्मी जो है उसके अलाउंस डिडक्शन का पार्ट बनेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है इसी स्क्रीन का वो लोन्स एंड एडवांसेस का है। हमारे जो भी लोन्स या एडवांसेस, जैसे मान लीजिए किसी ने फेस्टिवल एडवांस लिया है और उसने जितनी किस्त कही है तो प्रति किस्त जो उसकी राशि बनती है वो आपको ऑटोमेटिकली दिखाई देगी। ये फील्ड एक नॉन एडिटेबल फील्ड है जो ईएसएस, चूंकि आपका जो लोन्स एंड एडवांसेस का जो सेक्शन है वो ईएसएस का हिस्सा है और ईएसएस की इस स्क्रीन का उपयोग करके यदि किसी शासकीय सेवक ने एडवांस के लिए अप्लाई किया है तो उसके बाद जब उसकी किस्त कटनी शुरू होगी तो आपको अलाउंसेज एंड डिडक्शंस में वो एज रिकवरी दिखाई देगा। इसके बाद जो एसेंशियल डिडक्शंस हैं, एनपीएस का तो मैंने आपको उदाहरण देके बताया, लेकिन जीपीएफ और डीपीएफ जो है तो 7वें वेतनमान में जो हमारे राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उनके लिए ये नियम है कि उनका जो मिनिमम जीपीएफ या डीपीएफ का कटौतरा होगा वो उनके 7वें वेतनमान के मूल वेतन के मिनिमम 12% तक होगा। तो ये नियम हमने सिस्टम में इंप्लीमेंट किया हुआ है, आपको ऑटोमेटिकली इसके हिसाब से कटौतरा होकर दिखाई देगा। जीआईएस की जो राशि है, जो मध्य प्रदेश बीमा से बचत योजना 2003 से संबंधित जो राशि है, ये एडिटेबल होती है, इसकी एंट्री आपको करनी पड़ती है। इस स्क्रीन में एक चीज और ध्यान रखने योग्य है कि यदि आपने किसी माह में कोई एंट्री कर दी है और अगले माह अगर आपको उसको हटाना है तो आपको उस एंट्री को हटा के दोबारा से इस स्क्रीन में डेटा सेव करना पड़ेगा, अदरवाइज वो एंट्री आपके अगले माह के पेरोल में भी रिफ्लेक्ट होगी। तो हमारी पेरोल में हमारी जो पहली स्क्रीन्स थी इसके बारे में इतनी जानकारी। पेरोल मॉड्यूल से संबंधित जो आगामी वीडियोस हैं उनमें हम लोग पेरोल के अन्य जो हमारी प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि आईएफएमआईएस के तहत पेरोल मॉड्यूल कैसे काम करता है और इसमें वेतन, एरियर और रिपोर्ट जैसे कौन-कौन से घटक शामिल होते हैं। हमने यह भी जाना कि यह मॉड्यूल विभागीय कार्यों को डिजिटल और सुविधाजनक कैसे बनाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। पेरोल मॉड्यूल आपके आईएफएमआईएस में जो आपके डीडीओ होंगे उन डीडीओ के लॉगिन पे दिखाई देता है। एक्चुअल में पेरोल जो मॉड्यूल है वो हमारे पेरोल एडमिन के अंतर्गत आता है। सामान्य तौर पे कार्यालयों में क्या होता है, डीडीओ एडमिन और पेरोल एडमिन जो रोल्स होते हैं वो एक ही व्यक्ति को दिए जाते हैं, इसलिए हम लोग सामान्य तौर पे मान लेते हैं कि पेरोल एडमिन और डीडीओ एडमिन एक ही व्यक्ति हैं, परंतु ऐसा होता नहीं है। अगर आपके डीडीओ चाहें तो पेरोल एडमिन का रोल वो किसी अन्य व्यक्ति को भी असाइन कर सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं एक कार्यालय का डीडीओ मैंने लिया हुआ है और उनके लॉगिन से मैं टेस्ट लॉगिन पे लॉगिन कर रहा हूँ। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो लॉगिन स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो जैसे ही हम लॉगिन करते हैं आप देख सकते हैं हमारे पास में अलग अलग सुविधाएं आईएफएमआईएस में दिखाई दे रही हैं। इसमें एचआरएमआईएस के अंतर्गत आपको पेरोल मॉड्यूल दिखाई देगा। आप पेरोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पेरोल मॉड्यूल कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देना शुरू होगा। पेरोल मॉड्यूल में आपको 3 प्रकार के कंपोनेंट दिखेंगे। पहला जो कंपोनेंट है वो है पेरोल एडमिन का, दूसरा पेरोल ट्रांजैक्शंस और तीसरा पेरोल संबंधी रिपोर्ट्स का। इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि जो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं उनको हम लोग एक बार समझ लें। इसमें आप देख सकते हैं आपके पास में पेरोल एडमिन के अंतर्गत जो पहली आपको महत्वपूर्ण प्रक्रिया दिखाई दे रही है वो एरियर कैलकुलेशन और वेरिफिकेशन से संबंधित है। इस स्क्रीन के बारे में हम बताना चाहते हैं कि जो आपके जितने भी प्रकार के एरियर्स हैं, हमारे जो शासकीय सेवक हैं और हमारे जो नॉन रेगुलर कर्मचारी हैं, उनके जितने भी प्रकार के एरियर्स हैं उन सारे एरियर्स का भुगतान इन्हीं स्क्रीन्स के माध्यम से किया जाता है। अगर मैं इस पे स्क्रीन बाय स्क्रीन जाऊं तो पहली जो हमारी एरियर की स्क्रीन है वो है एरियर बिफोर 2006। चूंकि ये जो स्क्रीन है हमारी, इसमें हमारे पास में टू बी पेड वाला जो पार्ट है वो बहुत कम अवेलेबल है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मैं इस स्क्रीन को खोलूंगा, इसमें आपको एक नेविगेशन दिखाई देगा कि एरियर सैलरी टिल दिसंबर 2005 यानी बिफोर 2006। इसमें एक नेविगेशन दिया है कि इसका बिल जो है आप रिसिट एंड डिसबर्समेंट मॉड्यूल में जाके क्रिएट ऑफलाइन बिल में एरियर बिल बिफोर 2006 वाली प्रक्रिया का यूज करके लगा सकते हैं। अब हम लोग आते हैं उन प्रक्रियाओं पे जिनके संबंध में जो सारे क्लेम्स हैं वो आईएफएमआईएस से ही जनरेट होने हैं। इसमें आप दूसरे प्रकार का एरियर देख सकते हैं, जनवरी 2006 से लेकर दिसंबर 2015 तक का। इस पे यदि हम क्लिक करते हैं तो
इस स्क्रीन के ओपन होने पे सिस्टम आपसे पूछेगा आप किस कर्मचारी के लिए इस एरियर का भुगतान करना चाहते हैं। इसमें हमारे पास दो प्रकार के विकल्प उपलब्ध हैं। पहला है हमारा जो सर्विस एम्प्लॉय, मतलब जो अभी वर्तमान में कार्यरत है उनसे संबंधित, और दूसरा हमारे पास में टैब है रिटायर्ड एम्प्लॉयज का। तो आप चाहें तो आप रिटायर्ड एम्प्लॉयज के लिए भी एरियर्स को बना सकते हैं। इस स्क्रीन में जो ध्यान रखने की बात यह है कि ये स्क्रीन में जो टू बी पेड का कॉलम है, टू बी पेड का अर्थ हुआ जो भुगतान आप करना चाहते हैं वास्तव में, वो टू बी पेड का जो कॉलम है वो आपका एडिटेबल आता है। इस स्क्रीन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा आपकी अवधि क्या है। जैसे मान लीजिए मैं जनवरी 2011 से लेके और जून या जुलाई 2014 तक का एरियर में जनरेट करना चाहता हूं, तो जब मैं सर्च पे क्लिक करूंगा तो सिस्टम मुझे मैसेज दिखाएगा। अभी देखिए, आपने इस एम्प्लॉय को जब हमने क्लिक किया तो आपको सिस्टम ने मैसेज एक फ्लैश किया। इसमें दिखाया कि एम्प्लॉय पे फिक्सेशन येट नॉट अप्रूव्ड बाय डीडीओ फॉर सेलेक्टेड ड्यूरेशन। इसका कारण ये है कि संभवतः ये जो कर्मचारी हैं इस अवधि में शासकीय सेवा में नहीं थे। तो हम इसमें क्या करेंगे कि इनका अप्रूव्ड फिक्सेशन वाला पार्ट हम लोग लेना चाहेंगे। तो यहाँ पे मैंने ड्यूरेशन करी जुलाई 2015 और मान लीजिए मैं दिसंबर 2015 तक का एरियर यहाँ से निकालना चाहता हूँ। तो मैंने ड्यूरेशन में जो है अपना एंड डेट मैंने दिसंबर 2015 की ली। जब इसमें मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ तो चूंकि इस अवधि का वेतन निर्धारण सिस्टम में दिखाई देगा, इसलिए इनकी शीट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि ये पूरी एडिटेबल शीट है। इसमें आप अपने हिसाब से इसको एडिट करके कैलकुलेट कर सकते हैं और इसके बाद में आपको जनरेट बिल पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप शीट को सेव करके जनरेट बिल पे क्लिक करेंगे, ये पूरा का पूरा आपका जो एरियर का जो क्लेम है ये आपके बिल के फॉर्म में जनरेट होके आपको दिखाई देना चालू हो जाएगा। इसमें मैंने देखिए ये कैलकुलेशन आ रही है इनका कुछ, मगर मैं कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ तो सिस्टम 3402 रुपए का अमाउंट बना रहा है। इसके बाद मैं जनरेट बिल पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने जनरेट बिल पे क्लिक किया, सिस्टम ने मुझे मैसेज दे दिया काइंडली सेव डेटा बिफोर बिल जनरेशन। मैंने अगेन ओके पे क्लिक कर दिया। अब ये होगा कि जो हमारा ये मैंने जो जनरेट किया है क्लेम, ये पूरा का पूरा मुझे जो हमारे पेरोल में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया पेरोल प्रोसेसिंग होती है, वहां पे मुझे ये इस सेक्शन एरियर फ्रॉम 1 जनवरी 2006 टू 31 दिसंबर 2015 इस वाले सेक्शन में दिखाई दे जाएगा। एरियर की ही दूसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया के बारे में हम एक बात करते हैं जो 7th पे कमीशन के इंस्टॉलमेंट से संबंधित है। हम सभी जानते हैं कि जो 7th पे कमीशन था वो 1/1/16 से लागू अवश्य हुआ था, परंतु उसकी जो अधिसूचना है वो 20 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। इसमें भी आपके पास दोनों विकल्प हैं। आपका जो आप सर्विस करते हुए एम्प्लॉय के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं और रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप एम्प्लॉय कोड के माध्यम से सर्च करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने फिर से इन्हीं एम्प्लॉय का लिया और सर्च पे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे एक पूरी विस्तृत शीट जो है वो 7th पे एरियर की दिखाई देगी। उसमें टू बी पेड मतलब भुगतान क्या किया जाना है और ऑलरेडी पेड सारी डिटेल्स मुझे दिखाई दे जाएंगी। ये शीट मेरी 1 जनवरी 16 से लेके जून 2017 तक दिखाई दे रही है। इसमें जो जो इंस्टॉलमेंट्स पेड हो चुकी हैं उनका विवरण दिखाई दे रहा है और नीचे एक ऑप्शन आ रहा है रिमेनिंग एरियर अमाउंट। कई बार स्थिति ऐसी बनती है, अभी जो हमारे शासकीय सेवक हैं जिनको 7th पे एरियर मिलना था तो करीब करीब सभी को वो भुगतान हो चुका है, पर कई बार स्थितियां ऐसी बनती हैं कि ये जो टू बी पेड वाला पार्ट है ये अपडेट होता है किसी कारणवश। तो जब इसमें अपडेशन होता है तो आप रिमेनिंग एरियर यदि उस अवधि का है तो उसे आप रिमेनिंग एरियर अमाउंट में से निकाल सकते हैं। अगेन इसकी भी प्रक्रिया वही है। इस शीट को मैं कंफर्म करूंगा, इसके बाद में मैं इसे सबमिट करूंगा। जब ये शीट आपकी सबमिट हो जाएगी तो ये मुझे सीधे जो मेरी प्रक्रिया है पेरोल प्रोसेसिंग में जाके 7th पे एरियर से संबंधित वहां पे प्रदर्शित होगी। इसके बाद एक और जो हमारा एरियर है वो हमारा 1 जुलाई 2017 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक का एरियर है। इस स्क्रीन में हमारे पास में कई सारी सुविधाएं प्रदर्शित होती हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, आपको यहाँ पे आप पे एरियर भी निकाल सकते हैं, आप NPA यानी नॉन प्रैक्टिस अलाउंस जो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स को मिलता है वो भी आप निकाल सकते हैं। किसी शासकीय सेवक के HRA को अगर आपने मान लीजिए उसका एरियर अगर आपको भुगतान करना है वो भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे होम डिपार्टमेंट में पुलिस विभाग वालों को जो 13 मंथ सैलरी मिलती है 2 पार्ट्स में, वो भी आप निकाल सकते हैं। किसी शासकीय सेवक का अगर सस्पेंशन पीरियड का एरियर है तो उसको भी आप इसी स्क्रीन के माध्यम से निकाल सकते हैं।
ध्यान आपको ये रखना है कि अब हमने इस स्क्रीन को 31 दिसंबर 2023 पे बंद कर दिया है। तो हम यहाँ पे एरियर का ही उदाहरण लेते हैं। पे एरियर पे मैंने क्लिक किया, एक शासकीय सेवक को मैंने लिया और सेलेक्ट किया। जब मैं सर्च करूंगा तो 1 जुलाई 2017 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक का मुझे पूरा का पूरा शीट दिखाई देगा। यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये पूरी शीट आपकी नॉन एडिटेबल खुलेगी। आपका जो टू बी पेड वाला पार्ट है ये आपका लेटेस्ट पे फिक्सेशन से आएगा। जो डीए है वो उस समय जो शासन के नियमानुसार डीए थे उससे प्रदर्शित होगा। ऑलरेडी पेड का अमाउंट आपके जो पेमेंट के बाद वाउचर्स जनरेट किए हुए हैं सिस्टम द्वारा, उसके माध्यम से यहाँ पे दिखाई देता है। तो आप इसमें किसी प्रकार की एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे फिर आपको कैलकुलेट पे क्लिक करना है और यदि कोई एरियर यहाँ बन रहा होगा इस अवधि में तो आपको नेट अमाउंट पे वो प्रदर्शित हो जाएगा। जैसे यहाँ इन शासकीय सेवक की -34,545 रुपये दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ यह हुआ कि इनकी संभवतः कोई रिकवरी हो सकती है। इसके बाद प्रक्रिया वही है, इसको मैं चाहूँ तो सेव एज ड्राफ्ट कर दूं या फिर मैं जनरेट बिल पे क्लिक कर दूं और आगे की प्रक्रिया मेरी पेरोल प्रोसेसिंग के माध्यम से होगी। अब अगला जो हमारा एरियर है वो एरियर आफ्टर 1 जनवरी 2014, ये हमारी कुछ नई स्क्रीन हैं। अब वो है, इस स्क्रीन का जो पैटर्न है वो एकदम समान है जैसे हमारी पुरानी स्क्रीन थी जो 1 जुलाई 2017 से 31 दिसंबर 23 तक कार्य करती थी। इसमें भी मैं पे एरियर का उदाहरण लेता हूं। जैसे मैंने पे एरियर सेलेक्ट किया, उन्हीं अधिकारी को मैंने दोबारा से सेलेक्ट किया और सेलेक्ट पे क्लिक किया। अब मैं जब इनकी शीट खोलूंगा तो मुझे 1 जनवरी 24 से लेके 1 जनवरी 25 तक का पूरा डेटा दिखाई दे रहा है। ये शीट भी नॉन एडिटेबल है। इस अवधि में जो भी एरियर बन रहा है, चूंकि इनका भुगतान हो चुका है तो इनको एरियर पेड अमाउंट 0 दिख रहा है। यदि आपको किसी को भुगतान करना होगा तो यहाँ पे भुगतान आपको दिखाई नेट अमाउंट के रूप में दे जाएगा। इस स्क्रीन का उपयोग करते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो एरियर भुगतान आपको होगा, देखिए हमारा जो एरियर है वो 50% हुआ था और उसके जो एरियर का भुगतान था वो हमको 3 किश्तों में किया जाना था। उसकी अवधि जो है हमारी 1 जनवरी 2024 से लेकर सितंबर 2024 तक की है और उसका एरियर का पेमेंट हमको इस वित्तीय वर्ष में होना था। तो उसके लिए हमने एक सेपरेट स्क्रीन स्टेट डीए एरियर के नाम से बनाई हुई है। ये जो स्क्रीन है आपकी 1 जनवरी 2024 से लेके अभी तक का जो एरियर है इसकी, ये आपकी डीए एरियर को छोड़ के ये इस स्क्रीन में डीए का एरियर 46% के हिसाब से 46% के हिसाब से कैलकुलेट होता है। अगर आपका इस अवधि का कोई एरियर ड्यू है तो इस स्क्रीन के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। यदि आपको डीए एरियर 46% से 50% वाला एरियर निकालना है तो उसके लिए आपको आपकी स्क्रीन पे एरियर्स के अंतर्गत स्टेट एम्प्लॉय डीए एरियर वाली स्क्रीन खोलना पड़ेगा। जब आप इस स्क्रीन को ओपन करते हैं तो ये स्क्रीन केवल और केवल आपके डीए एरियर, वो भी कौन सा वाला, जो 1 जनवरी 24 से सितंबर 2024 तक का एरियर देने के लिए बना हुआ है, केवल उसी पर्पज से आप इस स्क्रीन का यूज कर सकते हैं। इसमें आप कर्मचारी सेलेक्ट करते हैं। मैंने पुनः जो है इन्हीं अधिकारी का सिलेक्शन किया। इसके बाद में मैं जब सर्च पे क्लिक करूंगा तो इन कर्मचारी का, इन अधिकारी का सिस्टम एरियर जनरेट करके देगा, जो केवल डिफरेंस होगा कौन सा, आपका 46 से 50% के बीच का। तो ये कैलकुलेशन के लिए इस स्क्रीन का उपयोग किया गया है। ये जो स्क्रीन है ये केवल आपका डीए का डिफरेंस प्रदान करती है। हमारी जो पुरानी स्क्रीन थी 1 जनवरी 2024 से अभी तक की जो स्क्रीन थी, ये हमारी स्क्रीन जो है ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरियर अदर देन डीए एरियर, डीए कौन सा 46 से 50% का, उनके लिए बनाई गई है। जैसे मान लीजिए इस अवधि में, मान लीजिए फरवरी 2024 में किसी को समयमान मिलता है और वो समयमान बैकडेटेड मिलता है और अभी उसका एरियर कैलकुलेट करना है तो आप इस स्क्रीन का उपयोग करेंगे उस एरियर को कैलकुलेट करने में। इसके अलावा हमारे पास में जो अगली महत्वपूर्ण स्क्रीन है वो हमारे नॉन रेगुलर एम्प्लॉयज के एरियर से संबंधित है। IFMIS में जब से हमारे नॉन रेगुलर कर्मचारियों के कर्मचारी कोड बने हुए हैं, हमारे पास में उनका टू बी पेड का डेटा उपलब्ध होता है। तो यदि इस कार्यालय में कोई कर्मचारी ऐसा हुआ जो नॉन रेगुलर श्रेणी का है तो उनका एरियर भुगतान मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे प्रयास करूंगा मुझे कोई नॉन रेगुलर एम्प्लॉय मिल जाए। इनके कार्यालय में चूंकि कोई नॉन रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है तो मैं उस व्यक्ति को सर्च नहीं कर पा रहा हूँ, बट मेरा इसमें आपसे जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि इस स्क्रीन में आपको अवधि का चयन करना है, फ्रॉम टू कब तक आप भुगतान करना चाहते हैं, टू बी पेड की जानकारी आप, ये चूंकि नॉन रेगुलर कर्मचारियों का है तो ये पूरी स्क्रीन आपकी एडिटेबल खुलती है, आप इसमें एंट्रीज कर सकते हैं
और ऑलरेडी पेड की जानकारी आपको सिस्टम से मिल जाएगी, क्योंकि उनके वाउचर सिस्टम में जनरेट हुए हैं। इनका जो डिफरेंस होगा वो एरियर के रूप में आपको प्रदर्शित होगा और इसका बिल आप समान प्रक्रिया से जनरेट कर सकते हैं। हमारी एरियर की स्क्रीन में जो लास्ट स्क्रीन है वो एनपीएस एरियर से संबंधित है। हमारे राज्य शासन के कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2021 से एनपीएस का जो सरकारी कंट्रीब्यूशन है वो 10% से बढ़ा के 14% किया गया था। तो ये जो डिफरेंस अमाउंट है, इस अमाउंट का भुगतान करने के लिए ये स्क्रीन बनाई गई थी। ये स्क्रीन आप देख सकते हैं अप्रैल 2021 से ही खुलती है और इसमें टू बी पेड यानी 14% शासकीय कंट्रीब्यूशन और ऑलरेडी पेड यानी जो पहले कटौतरा हो चुका है उसका डिफरेंस आपको दिखाई देगा। इसमें जब आप कैलकुलेट करेंगे तो जो भी अमाउंट इसमें दिखाई दे उतना एरियर जो है वो आपका एनपीएस का बन रहा है और इसका बिल आप जनरेट कर सकते हैं। तो आईएफएमआईएस के जो पेरोल मॉड्यूल में एरियर से संबंधित सुविधाओं के बारे में आज का हमारा ये वीडियो था। पेरोल की जो अन्य सुविधाएं हैं उनके बारे में हम अपने आगामी वीडियोस में बात करेंगे। धन्यवाद। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि कैसे पेरोल एडमिन, ट्रांजैक्शंस और रिपोर्ट्स की मुख्य प्रक्रियाओं को समझा जाता है, जैसे एरिया कैलकुलेशन और वेरिफिकेशन। साथ ही हमने रिटायर्ड और सर्विस एम्प्लॉय के एरियर प्रोसेसिंग की पूरी प्रक्रिया भी देखी। चलिए बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। नमस्कार, आईएफएमआईएस के इस प्रशिक्षण सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे आईएफएमआईएस में पेरोल मॉड्यूल के अंतर्गत जो एरियर स्क्रीन्स के अलावा जो सुविधाएं हैं उनके बारे में। हमारे पिछले वीडियो में हमने बात की थी आईएफएमआईएस में उपलब्ध एरियर की विभिन्न स्क्रीन्स के बारे में। आज हम लोगों का उद्देश्य होगा कि पेरोल में जो अलाउंसेज एंड डिडक्शंस का सेक्शन है और पेरोल प्रोसेसिंग का जो पार्ट है उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं एचआरएमआईएस में पेरोल मॉड्यूल पे जब मैं क्लिक करता हूं तो मुझे पेरोल संबंधी अलग अलग सुविधाएं प्रदर्शित होती हैं। इनमें से आप पेरोल ट्रांजैक्शन के अंतर्गत जो पहली सुविधा है उसको हम अलाउंसेज एंड डिडक्शन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। हमारे कार्यालयों में क्या होता है कि जो रेगुलर और नॉन रेगुलर श्रेणी के कर्मचारी होते हैं उनको कितना भुगतान किया जा रहा है, किस प्रकार से भुगतान किया जा रहा है, उन्हें जो वेतन दिया जा रहा है वो सही है या नहीं, उससे संबंधित भत्तों में क्या भत्ते प्रदान किए जा रहे हैं वो नियमानुसार हैं या नहीं, जो कटौतियां हैं वो अनिवार्य कटौतरे हो रहे हैं या नहीं, वो भी नियमानुसार है या नहीं, वो सारी जानकारी जो है आप इस स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं। तो अलाउंस डिडक्शन स्क्रीन को जब आप ओपन करते हैं वो इस प्रकार से प्रदर्शित होती है। यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार से फिल्टर दिखाई देंगे। इनमें आप कर्मचारी कोड के अनुसार भी सर्च कर सकते हैं, नाम के अनुसार भी सर्च कर सकते हैं, कर्मचारी की कैटेगरी के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं इस कार्यालय में कार्यरत एमपी स्टेट एनपीएस श्रेणी के कर्मचारियों का अलाउंसेज एंड डिडक्शंस देखना चाहता हूं, तो मैंने श्रेणी सेलेक्ट की एमपी स्टेट एनपीएस, फिर मैंने यहाँ सर्च एम्प्लॉय पे क्लिक किया। तो इस कार्यालय में जितने कर्मचारी, जितने अधिकारी एमपी स्टेट एनपीएस में हैं उन सबका नाम, उनका कोड, उनका क्लास, डेजिग्नेशन, उनकी पेरोल कैटेगरी से आशय ये है कि हम सिस्टम में उनका बिल किस श्रेणी में बनाते हैं। तो ये सारे कर्मचारी एमपी स्टेट एनपीएस से संबंधित हैं और यहाँ पे वो बजट लाइन प्रदर्शित होती है जिससे ये सभी वेतन आहरण करते हैं। तो यहाँ पे मैं इनकी जो अधिकारी हैं उनका नाम यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे स्क्रीन पे इनका पूरा पेरोल प्रदर्शित हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन उन कर्मचारी, उन अधिकारी के बारे में दिखाई देगी। इसके अतिरिक्त आपको यहाँ पे अलाउंसेस की डिटेल्स दिखाई देगी कि इनका बेसिक कितना है, इनका डीए कितना है। ग्रेड पे चूंकि अब 7वां वेतनमान है तो ग्रेड पे यहाँ पे होगा नहीं, पर अगर कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी आपका 6ठे वेतनमान में आज भी वेतन ले रहा है तो उसके ग्रेड पे का भुगतान यहाँ पे दिखाई आपको दे जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्हें एचआरए कितना दिया जा रहा है वो यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ आप एक चीज देखिएगा कि ये जो अलाउंसेस हैं ये सारे एडिटेबल आपको दिखाई दे रहे हैं, पर इनके एडिटेबल होने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि इनमें आप मनमाने ढंग से कोई भी प्रविष्टि कर सकते हैं। इन पर हमने अधिकतम की कैपिंग लगाई हुई है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एचआरए जो है 8000 करके, या सपोज मैं इसको 18000 एंटर करके और सेव करने की कोशिश करता हूँ तो सिस्टम मुझे फ्लैग कर देगा हाउस रेंट अलाउंस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 7700, क्योंकि ये अधिकतम की कैपिंग हमने लगाई हुई है। इसी प्रकार से जो डिडक्शंस हैं, जैसे मान लीजिए आपको गवर्नमेंट व्हीकल अलॉटेड है, उसकी आपको रिकवरी करनी है, आप उसकी एंट्री यहाँ कर सकते हैं। जो इनकम टैक्स है उसकी एंट्री आप कर सकते हैं। प्रोफेशनल टैक्स आप गणना करके यहाँ एंट्री कर सकते हैं।
तीसरा जो सेक्शन है ये लोन्स एंड एडवांसेस का सेक्शन है। लोन्स एंड एडवांसेस हम सभी जानते हैं कि जो ईएसएस में कर्मचारी के लॉगिन पे सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहां से ये एंट्री होती है और जब इनके आहरण संवितरण अधिकारी इसको अप्रूव कर देते हैं या कार्यालय प्रमुख जिसके पास भी रोल हो अप्रूवर का, वो जब इसे अप्रूव करते हैं तो वो एज रिकवरी यहाँ पे अगले माह से दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो चौथा कॉलम है वो आपका सेविंग स्कीम से संबंधित है। इसमें आप देखेंगे चूंकि जो ये कर्मचारी हैं, ये अधिकारी, ये आपके एनपीएस श्रेणी से संबंधित है, तो इनका जो नियमानुसार कटौतरा है बेसिक प्लस डीए का 10% वो यहाँ पे ऑटो कैलकुलेटेड दिखाई दे रहा है। जीआईएस की फील्ड एडिटेबल है, आप इसमें कर्मचारी की श्रेणी के अनुसार एंट्रीज कर सकते हैं। एफबीएफ इनको पात्रता नहीं है इसलिए यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है। जीआईएस ऑल इंडिया चूंकि ये एक राज्य सरकार के अधिकारी हैं इसलिए यहाँ पे 0 प्रदर्शित हो रहा है। इसके अलावा एक एडिशनल फील्ड में आप जो सरकारी कंट्रीब्यूशन है मतलब बेसिक प्लस डीए का 14% उसको यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मुझे यहाँ कोई परिवर्तन करना होगा तो मैं उसकी प्रविष्टि करके अपने रिमार्क्स एंटर करके इसे सेव करूंगा। इस चीज का अवश्य ध्यान रखें कि कोई भी प्रविष्टि जब आप किसी शासकीय सेवक के अलाउंस डिडक्शन में करें तो उसे सेव अवश्य करें, अन्यथा वो उस कर्मचारी, उस अधिकारी के पेरोल का पार्ट नहीं बनेगा। पेरोल ट्रांजैक्शन के अंतर्गत जो दूसरी महत्वपूर्ण सुविधा है वो पेरोल प्रोसेसिंग से संबंधित है। इस पेरोल प्रोसेसिंग की सुविधा से ही हमारे जो बिल्स हैं, चाहे वो सैलरी के बिल हो चाहे एरियर्स के बिल हो, वो जनरेट होते हैं। जब मैं पेरोल प्रोसेसिंग पर क्लिक करता हूं तो मुझे स्क्रीन कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। ये मेरी सर्चिंग विंडो है, जो मैंने पहले बिल सबमिट अगर कुछ किए हैं तो वो मुझे यहाँ प्रदर्शित होंगे सर्च करने पे। इसमें आपको ईयर, मंथ, बिल टाइप और बिल स्टेटस के फिल्टर दिए गए हैं, इनका उपयोग करके आप सर्च कर सकते हैं। अभी चूंकि मुझे एक फ्रेश बिल जनरेट करना है तो मैं यहाँ जनरेट पेरोल पे क्लिक करूंगा। जब हम जनरेट पेरोल पे क्लिक करते हैं तो मुझे कुछ कॉम्बिनेशंस दिखाई देते हैं, जैसे बिल टाइप, मैं किस प्रकार का बिल जनरेट करना चाहता हूं तो उसमें मेरे पास में अलग अलग विकल्प हैं। तो इनमें से मैं पे बिल जनरेट करना चाहता हूं। आज चूंकि 25 तारीख हो गई है तो पे बिल मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद किस ईयर का, तो आपका 2025 का। मंथ कौन सा, तो मंथ मुझे अभी देखिए जनवरी और फरवरी दोनों दिखाई दे रहे हैं, तो फरवरी मंथ मैंने सेलेक्ट किया। फिर एम्प्लॉय कैटेगरी, किस कैटेगरी के कर्मचारियों का मुझे बिल जनरेट करना है, तो मैंने मान लीजिए एमपी स्टेट एनपीएस के कर्मचारी सेलेक्ट किए। फिर बजट लाइन, उस एमपी स्टेट एनपीएस में भी आपके यहाँ अलग अलग बजट लाइन हो सकती हैं, तो जो बजट लाइन अवेलेबल है आप उसका सिलेक्शन करिए और जनरेट पे क्लिक करिए। जैसे ही हम जनरेट पे क्लिक करेंगे सिस्टम ने मुझे एक मैसेज दिया, यू हैव नॉट कंप्लीटेड पेरोल चेक लिस्ट प्रोसीजर, प्लीज कंप्लीट इट टू जनरेट पे बिल, डू यू वांट टू कंप्लीट द चेकलिस्ट प्रोसीजर नाउ। तो इसमें हम बेसिकली अटेंडेंस अपलोड करवाते हैं। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो सिस्टम मुझे इन सारे कर्मचारियों की अटेंडेंस अपडेट करने कहेगा। यहाँ पे एक वैलिड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, इन पे सब पे मैं चेक कर देता हूँ क्योंकि सभी अनिवार्य हैं, और इसके बाद कंप्लीट वैलिडेशन पे मैं क्लिक करता हूँ। जब हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे हमें रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली का मैसेज प्रदर्शित हुआ और क्लिक हियर टू जनरेट पेरोल। मैं उस पे बिल जनरेशन स्क्रीन पे पुनः पहुंच जाऊंगा। यहाँ मैं फिर से पे बिल सेलेक्ट करता हूँ, ईयर 2025, मंथ फरवरी, एम्प्लॉय कैटेगरी एमपी स्टेट एनपीएस, बजट लाइन चूंकि इस कार्यालय में एक ही है तो मैंने उसे सेलेक्ट किया और जनरेट पे क्लिक किया। इस बार मुझे सिस्टम किसी प्रकार से कोई चेकलिस्ट प्रदर्शित नहीं करेगा और सीधे इस पे बिल को जनरेट कर देगा। जैसे ये बिल हमारा सबमिट होगा तो इस बिल का स्टेटस मैं ट्रैकिंग, ये देखिए आपको एक रिक्वेस्ट आईडी जनरेट होकर मिली। इस रिक्वेस्ट आईडी को आप सेव करके रख सकते हैं। इसके बाद में आप वापस से जब पेरोल में जाएंगे तो पेरोल प्रोसेसिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे जब आप सर्च करेंगे ट्रैक जनरेट सैलरी रिक्वेस्ट रिपोर्ट, तो इसमें आपको जो अभी रिसेंटली सबमिटेड है वो ट्रैकिंग में दिखाई दे जाएगा। जब वो जनरेट हो जाएगा तो आपको डायरेक्टली पेरोल प्रोसेसिंग में यहाँ आप मंथ और ईयर या अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना के जो अपना रिसेंटली सबमिटेड बिल है उसे सबमिट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब वो बिल जनरेट होके दिखाई देगा तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से कॉम्बिनेशन बनाना है, आपका ईयर 2025, मंथ फरवरी एंड बिल टाइप पे बिल। जब आप सर्च बिल पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा रिसेंटली सबमिटेड बिल है वो यहाँ पे दिखाई आपको दे जाएगा। यही प्रक्रिया हमारे हर प्रकार के बिल को बनाने के लिए होती है। एरियर वाली स्क्रीन में हमने समझा था कि यदि मैं
मान लीजिए 7th पे का इंस्टॉलमेंट बिल बनाना चाहता हूं, तो पहले मुझे एरियर स्क्रीन में जाके उस शीट को सेव करना होगा, उसके बाद जनरेट बिल पे क्लिक करना होगा, तब फिर वो आगे मैं प्रोसेस करके उसका बिल जनरेट कर पाऊंगा। अब हम आते हैं हमारे पेरोल की अन्य प्रक्रियाओं पे। अगली जो हमारी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है वो है स्टॉप सैलरी डिटेल से संबंधित। ये जो स्टॉप सैलरी डिटेल की प्रक्रिया पेरोल ट्रांजैक्शन के अंतर्गत दी गई है, ये हमारे पेरोल एडमिन के अंतर्गत ऑर्डर डिटेल्स की जो प्रोसेस है इससे भी जुड़ी हुई है। जब हम ऑर्डर डिटेल्स पे क्लिक करते हैं तो आपके कार्यालय में जितने कर्मचारी, जितने अधिकारियों के किसी भी प्रकार के कभी स्टॉप सैलरी के बिल या सस्पेंशन के, आपके सब्सिस्टेंस ग्रांट के बिल बने हुए हैं, उनके स्टॉप ऑर्डर बने हैं, उनकी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यदि आपने किसी की सैलरी रोकी है तो स्टॉप सैलरी के बिल आपको, स्टॉप सैलरी ऑर्डर्स की डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी और डिलीटेड ऑर्डर्स की लिस्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यदि मुझे अपने कार्यालय के किसी कर्मचारी, किसी अधिकारी का वेतन रोकना है तो मैं स्टॉप सैलरी डिटेल्स में जाऊंगा। स्टॉप सैलरी डिटेल्स में आपको पूरी सूची अपने कार्यालय के कर्मचारी, अधिकारियों की प्रदर्शित होगी। इसमें से मैं उस कर्मचारी का चयन करूंगा जिसका मुझे सैलरी रोकना है। तो मैंने मान लीजिए ये एक कर्मचारी है, इनका चयन किया। मुझे एक स्क्रीन प्रदर्शित होगी, इसमें सिस्टम मुझसे पूछेगा कि ये स्टॉप सैलरी पेमेंट ऑर्डर नेम क्या है। अब देखिए, ये जो स्टॉप सैलरी ऑर्डर का नेम है ये आपको कहाँ से मिलेगा। देखिए, इनका स्टॉप सैलरी ऑर्डर एक बना हुआ है जिसकी डिटेल आपको दिख रही है ANB जनवरी 24, मतलब इस कर्मचारी की जनवरी 2024 की जो सैलरी है वो रोकी गई है। अब इस रोकी गई सैलरी का मुझे अगर भुगतान करना है तो मैं स्टॉप सैलरी पेमेंट ऑर्डर बनाऊंगा। अब उस ऑर्डर को बनाने में कहाँ जाऊंगा, तो मैंने पुनः इस स्क्रीन को खोला। इसमें आप देखेंगे कहीं भी मुझे ऐड न्यू ऑर्डर का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ये विकल्प मुझे प्रदर्शित होगा पेरोल एडमिन के अंतर्गत ऑर्डर डिटेल्स में। ऑर्डर डिटेल्स में जाके मुझे यहाँ ऐड न्यू का विकल्प दिखेगा। इस ऐड न्यू पे मैं क्लिक करूंगा। इसके बाद मुझे अलग अलग कॉम्बिनेशंस मिलेंगे सर्च करने के। मैं जिनको सर्च करना चाहता हूँ, जैसे मुझे ऑर्डर नंबर अगर है तो मैं यहाँ पे इस ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा, ऐड एम्प्लॉय पे। चूंकि वो कर्मचारी का जो है जनवरी 2024 का स्टॉप ऑर्डर बना था, तो मैंने इस ऑर्डर का नाम दिया जनवरी 2024 पेमेंट ऑर्डर और यहां मैंने सेलेक्ट किया स्टॉप सैलरी पेमेंट। इसके बाद में मैं क्लिक करूंगा ऐड एम्प्लॉय पे। अब यहां पे मुझे उसी कर्मचारी को चयनित करना है जिस कर्मचारी के लिए मैंने वहां स्टॉप सैलरी ऑर्डर बनाया हुआ था। तो यहाँ मुझे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं, तो मैंने यहाँ कॉम्बिनेशन सिंपल सा 7th पे सेलेक्ट किया। पेरोल कैटेगरी वो कर्मचारी MP स्टेट NPS से थे, तो मैंने उनका सिलेक्शन किया और यहाँ मैं कॉम्बिनेशन सर्च करके देखूंगा कि वो कर्मचारी का नाम प्रदर्शित हो रहा है या नहीं। तो ये सबसे ऊपर उनका नाम प्रदर्शित हो रहा है, मैंने इनका सबमिट किया। अच्छा, यहाँ हमारे पास एक सिंगल ऑर्डर में मल्टीपल एम्प्लॉयज को ऐड करने का भी विकल्प उपलब्ध है, परंतु उसका उपयोग करते समय हमको ये ध्यान में रखना है कि इनमें से अगर एक का भी आपने पेमेंट कर दिया तो फिर बाकी के स्टॉप ऑर्डर से आप पेमेंट्स नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेहतर है आप जिस व्यक्ति की सैलरी रोकते हैं उनके सिंगल ऑर्डर्स बनाएं। तो हम यहाँ पे इनका, जिनका हमें पेमेंट ऑर्डर बनाना है उनका मैंने नाम सेलेक्ट किया और इसे सबमिट किया। ये कर्मचारी यहाँ चयनित होके आ गए हैं। अब मैं इनका सबमिशन करूंगा। डू यू वांट टू सबमिट फॉर अप्रूवल? ओके। अब मेरा स्टॉप सैलरी पेमेंट ऑर्डर भी क्रिएटेड हो गया। अब आप देखेंगे जो ऑर्डर मैंने क्रिएट किया वो यहाँ पे मुझे प्रदर्शित होने लगा। ये कौन सी डिटेल्स है आपकी? पेरोल एडमिन के अंतर्गत ऑर्डर डिटेल्स। मैं वापस से पेरोल मॉड्यूल पे जाता हूँ। अब की बार मैं स्टॉप सैलरी डिटेल्स पे क्लिक करूंगा, इस कर्मचारी का चयन करूंगा, तो मुझे दिख जाएगा इस कर्मचारी का स्टॉप ऑर्डर ये है और इनका स्टॉप सैलरी पेमेंट ऑर्डर मुझे दिख जाएगा और मैं अपडेट पे क्लिक कर दूंगा। अब इनके स्टॉप ऑर्डर के अगेंस्ट स्टॉप सैलरी पेमेंट ऑर्डर बन चुका है। नेक्स्ट टाइम मैं अपने पेरोल मॉड्यूल में पेरोल प्रोसेसिंग के अंतर्गत जनरेट पेरोल में जाके बिल टाइप में स्टॉप सैलरी पेमेंट का सिलेक्शन करूंगा, ईयर सेलेक्ट करूंगा 2024, मंथ सेलेक्ट करूंगा जनवरी, एम्प्लॉय कैटेगरी MP स्टेट NPS, बजट लाइन एक ही बजट लाइन है वो सेलेक्ट की एंड ऑर्डर नेम। तो जो मैंने पेमेंट ऑर्डर बनाया वो यहाँ पे मुझे प्रदर्शित होगा और मैं जनरेट पे क्लिक कर दूंगा। तो
इस प्रकार से मैंने एक कर्मचारी जिसका मैंने स्टॉप ऑर्डर बनाया हुआ था, उसका स्टॉप सैलरी पेमेंट ऑर्डर के माध्यम से यहाँ पे पेबिल क्रिएट कर दिया। तो ये एक हमारी महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी। हमारे इस वीडियो में हमने समझा अलाउंसेज एंड डिडक्शंस की स्क्रीन के बारे में। इसके अतिरिक्त हमने बात की पेरोल प्रोसेसिंग के बारे में, और जो हमारे स्टॉप सैलरी के ऑर्डर्स होते हैं उनको किस प्रकार से स्टॉप सैलरी पेमेंट ऑर्डर से लिंक करना है और पेबिल जनरेट करना है, इसके बारे में। हमारे इस वीडियो में इतना ही। पेरोल की जो आगे की प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में हम अपने आगामी वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि कैसे अलाउंस और डिडक्शंस प्रोसेसिंग की जाती है और पेरोल प्रोसेसिंग के दौरान विभिन्न सुविधाओं का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हमने स्टॉप सैलरी और पेमेंट ऑर्डर जनरेशन की प्रक्रिया को भी समझा। चलिए बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। नमस्कार, IFMIS के इस प्रशिक्षण सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे जो IFMIS में HRMIS के अंतर्गत पेरोल मॉड्यूल था, उसमें जो बची हुई प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में। हमारे पिछले 2 वीडियोस में हमने बात की। एक तो हमारे जो कर्मचारियों का जो अलाउंस डिडक्शन का सेक्शन होता है, और उसके अलावा जो पेरोल प्रोसेसिंग होती है या स्टॉप सैलरी से संबंधित जो ऑर्डर्स क्रिएशन होते हैं उनके बारे में। इसके अतिरिक्त हमने हमारे एक और वीडियो में बात की जो एरियर की डिफरेंट स्क्रीन्स हैं उनके बारे में। आज हम लोगों का उद्देश्य होगा पेरोल प्रोसेसिंग में उपलब्ध 2 बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं जो लाइफ टाइम एरियर से संबंधित है, उन पर आज हम लोगों का फोकस होगा। तो आइए हम विस्तार से समझते हैं इन प्रोसेसेस के बारे में। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे पास में पेरोल ट्रांजैक्शन के अंतर्गत 2 प्रक्रियाएं दी गई हैं। पहली हमारी प्रोसेस जो है वो लाइफ टाइम एरियर से संबंधित है। लाइफ टाइम एरियर का अर्थ होता है कि एक शासकीय सेवक के सेवा काल का ऐसा कोई भी स्वत्व जिसको लेने के लिए अभी वो जीवित नहीं है। देखिए, जो GPF होता है आप उसके लिए नॉमिनेशन डिफाइन करते हैं, GIS के लिए नॉमिनेशन डिफाइन करते हैं, परिवार पेंशनर आपका कौन होगा उसके लिए आप लोग नॉमिनेशन डिफाइन करते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए किसी शासकीय सेवक की मृत्यु किसी माह की 16 तारीख को होती है। अब चूंकि शासकीय सेवक की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन आपको कार्यालय के रूप में उसे 16 दिन का वेतन 16 तारीख तक का देना होगा। बट अब ये जो वेतन है ये उसके नॉमिनी के खाते में जाएगा। तो इस प्रकार के जो भुगतान है ये हम लोग लाइफ टाइम एरियर के नाम से इनको डिफाइन करते हैं। इसके लिए प्रक्रिया ये है कि हमारी जो ESS की स्क्रीन है उसमें आप शासकीय सेवक का लाइफ टाइम एरियर का नॉमिनेशन डिफाइन करेंगे। उसके पश्चात आप इस स्क्रीन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके कार्यालय में जितने भी शासकीय सेवकों की सेवारत रहते हुए मृत्यु हुई है उनका नाम प्रदर्शित होगा। उसके आगे उनकी डेट ऑफ डिमाइस प्रदर्शित होगी। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि डेट ऑफ डिमाइस यहाँ दिखे, इसके लिए आपके स्तर से आवश्यक है कि आप सर्विस मैटर मॉड्यूल में जो एम्प्लॉय डिमाइस डिटेल्स है और उससे एसोसिएटेड जो एक्स ग्रेशिया की प्रोसेस है उसको रन करें। यदि ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है तो आप पेरोल के माध्यम से लाइफ टाइम एरियर का पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इस स्क्रीन में मैं एक हमारे कार्यालय के जो मृत शासकीय सेवक हैं उनका नाम चयनित करता हूं। तो जैसे ही मैंने नाम सेलेक्ट किया, मुझे यहाँ सिस्टम ने दिखाया पेबिल टाइप। पेबिल टाइप में मेरे पास में अलग अलग प्रकार के सैलरी, या तो मैं चाहूँ तो सैलरी पे कर सकता हूँ, या कोई एरियर अगर उनका पे होना बाकी है तो उसका भुगतान मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिंपली पेबिल सेलेक्ट किया। तो अगला मुझे सिलेक्शन सिस्टम कह रहा है कि मैं ईयर सेलेक्ट करूँ। तो मैं मान लीजिए इसमें 2022 सेलेक्ट करता हूँ। मंथ सेलेक्ट करता हूँ। मेरे पास में जिस भी मंथ का भुगतान मुझे करना है उसकी मैं यहाँ पे सिलेक्शन करूँगा। इसके बाद में मैं जनरेट बिल पे क्लिक करूँगा। यदि मान लीजिए आप वो भुगतान उस शासकीय सेवक को उसके सेवारत रहते समय कर चुके हैं तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी क्रिएटेड का मैसेज आएगा, और अगर वो भुगतान अभी शेष है तो उसका बिल आपको जनरेट होकर मिल जाएगा। पर मैंने आपको बताया इस सुविधा का उपयोग करने से पहले आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, आपको ESS में जाके लाइफ टाइम एरियर का नॉमिनेशन डिफाइन करना है, और दूसरे नंबर पे आपको जो डिमाइस डेट है उसकी प्रविष्टि सिस्टम में करनी है। इसी प्रक्रिया से मिलती जुलती एक और प्रोसेस है जिसका नाम है अपडेट डिमाइस डेट फॉर LTA। ये जो प्रक्रिया है ये हमारे उन शासकीय सेवकों के लिए है जिनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात मृत्यु होती है। कई बार क्या होता है, हमारे पास में ऐसे प्रकरण आते हैं जिन प्रकरणों में कर्मचारी की सेवानिवृत्ति हो चुकी है, उसके सेवा काल का ही कोई स्वत्व शेष है और सेवानिवृत्ति के 5 साल 7 साल बाद उस कर्मचारी की डेथ होती है। चूंकि भुगतान आदेश किसी कारणवश बाद में जारी हुए
तो इस प्रकार से उसको अगर हमें पेमेंट करने की स्थिति बनती है तो हमें पहले उसकी डेट ऑफ डिमाइस की एंट्री सिस्टम में करनी होती है। तो यहाँ मान लीजिए मैं चयनित करता हूँ एक कर्मचारी को जो हमारे कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए हैं और उन्हें सर्च करता हूँ, तो इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई देगी। इस स्क्रीन में देखिए मुझे डिमाइस डेट डालने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब ये जो डिमाइस डेट है, ये डिमाइस डेट में हमने एक चेक लगाया हुआ है कि ये रिटायरमेंट डेट के बाद की ही डेट होगी। तो मैं इसमें रिटायरमेंट डेट के बाद की डेट एंटर करता हूँ। ये सिस्टम इस चीज को ले लेगा। इसमें फॉर्मेट इसने मुझसे कहा, तो मैंने इस फॉर्मेट को जो सिस्टम बता रहा था उस फॉर्मेट के हिसाब से मैंने डेट की एंट्री कर दी। रिमार्क आप एंटर कर सकते हैं और इसके बाद आप अपडेट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आपने अपडेट पे क्लिक किया, सिस्टम ने मुझसे एक डॉक्यूमेंट मांगा, तो मैं यहाँ से एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच करके एक छोटा सा कोई PDF डॉक्यूमेंट मुझे ढूंढना होगा। इमेज डॉक्यूमेंट को हमने ऐड कर दिया। इमेज डॉक्यूमेंट मुझे मिला, मैंने उसको ऐड कर दिया और अपडेट पे क्लिक कर दिया। डू यू वांट टू अपडेट डिवाइस डेट? ओके। तो जैसे ही मैंने अपडेट पे क्लिक किया, मुझे रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली का मैसेज आया। अब इस शासकीय सेवक का जो भी भुगतान करना है वो क्लेम में जाके अपनी जो पेरोल प्रोसेसिंग की स्क्रीन से वहां से जनरेट कर सकता हूं। इसमें आप देखेंगे जिस शासकीय सेवक की एंट्री मैंने की उनका नाम यहाँ मुझे लाइफ टाइम एरियर की स्क्रीन में दिखाई देने लगा, तो मैंने उसे सेलेक्ट किया। इसके बाद की प्रक्रिया वही है जो हमारे सामान्य लाइफ टाइम एरियर की प्रक्रिया के लिए हमने देखा था। अगर मुझे इनका पे बिल देना है तो मैं पे बिल सेलेक्ट करूंगा, ईयर सेलेक्ट करूंगा, मंथ सेलेक्ट करूंगा और जनरेट पे क्लिक कर दूंगा। यदि इनका कोई इंस्टॉलमेंट एरियर का शेष होता तो मैं उसका भी चयन यहाँ से कर सकता हूँ। अब हम लोग बात करते हैं हमारे पेरोल में कुछ ऐसी सुविधाएं, जैसे मान लीजिए जो रिपोर्ट्स हैं जो DDO के लिए आवश्यक होती हैं उनके बारे में। पेरोल में जो रिपोर्ट्स हैं इसके बारे में एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि ये सारी की सारी जो रिपोर्ट्स हैं ये केवल DDO के लॉगिन पे उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त कोई कर्मचारी इसको नहीं देख सकता। तो इन रिपोर्ट्स में आप देखेंगे एरियर वाउचर रिपोर्ट। यदि आपको ये चेक करना है किसी कर्मचारी का कोई एरियर भुगतान हुआ है तो उससे संबंधित वाउचर क्या है, उनकी डिटेल्स आप यहाँ देख सकते हैं। एरियर स्टेटस रिपोर्ट, आपको किसी प्रकार के एरियर की कोई जानकारी चाहिए किसी कर्मचारी के, तो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे एरियर के विभिन्न ऑप्शंस। जैसे मान लीजिए 7th पे इंस्टॉलमेंट्स या DA एरियर्स हैं, आप इसका स्टेटस देख सकते हैं कि वो पेड है या फिर उसका स्टेटस जो है वो पेंडिंग है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो कटौतरे हैं या आपके यहाँ से जो पे बिल निकले हुए हैं, जैसे मान लीजिए मुझे किसी मंथ का पे बिल सेलेक्ट करना है, तो मैं पे बिल रिपोर्ट पे गया, मैंने वहाँ पे टाइप ऑफ बिल में पे बिल सेलेक्ट किया। इसके पश्चात जो एम्प्लॉय कैटेगरी है, किस कैटेगरी का मुझे देखना है, तो मैंने MP स्टेट DPF का मैंने सेलेक्ट किया। फिर MP स्टेट DPF से संबंधित बजट लाइन। अच्छा, इस प्रकार के सिलेक्शन कॉम्बिनेशन में आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि जितने कंपलसरी दिए गए हैं, जितने टाइप ऑफ आपको फील्ड्स को कंपलसरी बताया गया, उन सबका सिलेक्शन आपको करना होगा। इसमें मैं पे बिल रिपोर्ट देखना चाहता हूँ ईयर 2023 में अगस्त से लेके 2024 में जनवरी तक। यदि मैं चाहूँ तो किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए भी इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसके बाद में डिफरेंट पे बिल IDs, हमारे कार्यालय में MP स्टेट DPF की सेलेक्टेड ड्यूरेशन में जितनी पे बिल ID जनरेट हुई थी उन सब का सिलेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सारे ड्रॉप डाउन में दिखाई दे रहे हैं। यदि मुझे चाहिए मैं किसी एक पर्टिकुलर पे बिल ID को भी सेलेक्ट करके देख सकता हूँ। अगर मुझे इन चारों की डिटेल देखनी है तो मैं सिंपली जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक कर दूंगा, तो ये सारी की सारी रिपोर्ट जो है आपके सिस्टम पे जनरेट होकर आपको प्रदर्शित हो जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं कि उस अवधि में आपने इस पेरोल कैटेगरी में किस किस कर्मचारी को कितना कितना भुगतान किया है। इसके अलावा आपके पास पे स्लिप रिपोर्ट है, जो DDO है वो किसी भी कर्मचारी की पे स्लिप देख सकता है। पे फिक्सेशन रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं। आप एम्प्लॉय का एनुअल सैलरी स्टेटमेंट, आप अपने कार्यालय के किसी भी एम्प्लॉय का एनुअल सैलरी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। और DDO वाइज सैलरी स्टेटस रिपोर्ट, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है कि आपके कार्यालय में जो सैलरी है उसका स्टेटस क्या है। हमने चूंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट के आदेश हैं कि सारे के सारे सैलरी पेमेंट्स जो हैं वो 1 तारीख को हो जाने चाहिए, किसी भी मंथ की 1 तारीख को, तो सैलरी पे करने का काफ़ी प्रेशर होता है। तो अगर आपको ये देखना है कि आपके यहाँ पे सैलरी कितनों की पेंडिंग है तो आप इस रिपोर्ट का उपयोग कर सकते हैं। इसमें आपको आप ही का DDO दिखाई देगा। आप यहाँ ईयर सेलेक्ट करिए, मंथ सेलेक्ट करिए, तो मंथ में अभी आपको फरवरी दिखाई दे रहा है। फरवरी मंथ में चूंकि अभी सैलरी जनरेट नहीं हुई होगी तो आपको स्टेटस कुछ दिखेगा नहीं,
फिर भी हम इसको एक बार जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें मुझे दिखाई दे रहा है टोटल एम्प्लॉयज़ मेरे यहाँ 243 हैं, जिसमें से एक भी कर्मचारी की अभी सैलरी प्रोसेस नहीं हुई है, क्योंकि ये मंथ की 25th है, इस कारण से ये स्टेटस है। लेकिन अगर मान लीजिए आप इस स्टेटस को मंथ की 1 या 2 तारीख को चेक करते हैं तो आपको ये आराम से पता लग जाएगा कि आपके कार्यालय में कितने कर्मचारियों की सैलरी पेंडिंग है। आज के हमारे वीडियो में हमने कोशिश की पेरोल की जो बची हुई उपयोगी प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में समझने की, और पेरोल के बारे में जो भी जानकारी अगर शेष रह जाती है तो उनको हम हमारे आगामी वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि कैसे लाइफ टाइम एरियर और डिमाइस डेट के आधार पर पेरोल प्रोसेसिंग की जाती है। इस प्रक्रिया में कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनके परिवार को भुगतान कैसे किया जाता है, इस पर भी चर्चा की गई। चलिए बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के माध्यम से हमारा उद्देश्य था कि जो प्रक्रियाएं हम लोग कर्मचारियों के हित में बनाते हैं उन प्रक्रियाओं का उपयोग करने के बारे में आप लोग सीखें। इस पूरे प्रशिक्षण के बाद में आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो उन्हें आप लोग ज़रूर अटेंड करें। जब आप इन क्वेश्चंस को अटेंड कर लेंगे उसके पश्चात इस प्रशिक्षण के कंप्लीशन से संबंधित एक सर्टिफिकेट आपकी स्क्रीन पे स्वतः ही जनरेट हो जाएगा। धन्यवाद। इस कोर्स की समाप्ति में हम सीख चुके हैं कि IFMIS पेरोल मॉड्यूल के विभिन्न पहलुओं को कैसे प्रभावी तरीके से समझा और लागू किया जा सकता है। आइए देखते हैं पेरोल मॉड्यूल की संरचना और कार्यप्रणाली को समझना, जिससे पेरोल सिस्टम का सही उपयोग किया जा सके। पेरोल एडमिन और एरियर प्रोसेसिंग की प्रक्रिया को समझना, ताकि पेरोल डेटा और रिपोर्ट सही तरीके से तैयार की जा सके। अलाउंस और डिडक्शंस की प्रक्रिया को जानना, जो पेरोल प्रोसेसिंग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लाइफ टाइम एरियर की प्रक्रिया और पेरोल प्रोसेसिंग में इसका उपयोग। चलिए बढ़ते हैं अंतिम प्रश्नावली की ओर।